गुड आफ्टरनून। एक्चुअली पिछला इस वीक से ही हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का है ना, उसमें हाँ तो सर, कुछ हो गया बचा था। हुआ नहीं है। नहीं हाँ, सर। यूनिट 2 से स्टार्ट करना है ना। सिलेबस में क्या क्या है? यूनिट 2 में पढ़ना है हम लोग को प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अंडर वाटर आरएमसी, ट्री मिक्सिंग, स्पेशल कंक्रीट। हमको लगता है कि सबसे बड़ा यूनिट यही है ना। हाँ सर। उसके बाद यही है सब। एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है। आरसीसी तुम लोग का क्या इस सेमेस्टर में है कि पहले पढ़ चुके हैं तुम लोग? नहीं, इसी सेमेस्टर पढ़ रहे हैं सर। नहीं सर, इसी सेमेस्टर में है सर। अ, उसमें प्री स्टेज नहीं पढ़ना है? पढ़ना तो था सर, ये लेकिन अभी कमर इक्वल सर पढ़ाया नहीं है सर। प्री और पोस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना था सर। वहाँ भी इंट्रोडक्शन ही है। हाँ, वहाँ भी इंट्रोडक्शन ही है सर। एक्चुअली ये टॉपिक उधर अलग सेक्शन होता है, प्री स्टेज कंक्रीट बीटेक लेवल में अलग से पढ़ना रहता है। बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहता है। यहाँ नहीं पे तो सर, हम लोग को जस्ट भी ब्रीफिंग जितना है। मतलब जितना एसीटी में पढ़ना है उतना है, उधर भी पढ़ना है सर। नो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है सर। एक्चुअली बीटेक लेवल पे पढ़ना है, शायद इसका अलग से पेपर भी होता है, हमको याद नहीं है। ठीक है, हमको लगा उधर से पढ़ लिए होगे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं है तुम लोग को? आइडिया तो है सर। जैसे रेलवे का स्लीपर जो बनता है ना, हाँ सर। वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बनता है। बेसिकली जो नॉर्मल कंक्रीट होता है, ये नॉर्मल कंक्रीट से थोड़ा सा अलग इन द सेंस ये होता है कि जो नॉर्मल आरसीसी वर्क हम लोग करते हैं तो उसमें रिइंफोर्समेंट जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस पे होता है, इसमें कोई पहले से स्ट्रेस डेवलप हम लोग नहीं करते हैं। प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं, जो कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग में जो हम स्टील देते हैं, रिइंफोर्समेंट देते हैं, इसमें हम लोग पहले से ही बिफोर अप्लाइंग द लोड ना, हम लोग एक स्ट्रेस इसमें जनरेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्री स्ट्रेस पड़ता है। मतलब इसमें स्ट्रेस हम पहले से डेवलप करके रखेंगे। जो भी हम सेक्शन बनाएंगे, जो भी मेंबर हम बनाएंगे, ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड कंडीशन रहता है और ये स्ट्रेसिंग हम अप्रोप्रिएट पोजीशन पे देंगे ताकि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सकें, है ना। ऐसा नहीं कहीं भी हम स्ट्रेसिंग करते हैं, तो यदि हम सही पोजीशन पर स्ट्रेसिंग करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है ओवर कन्वेंशनल कन्वेंशनल आरसीसी वर्क। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देख लें क्या है प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज ए फॉर्म ऑफ द कंक्रीट वेयर इनिशियल कंप्रेशन इज गिवन इन द कंक्रीट बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड, है ना, so that a stress from the external loads are contracted in the desired way during the service period, है ना। कहने का मतलब ये है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज अ फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ये भी एक उसी टाइप का फॉर्म है वेयर इनिशियल कंप्रेशन इज गिवन टू द कंक्रीट, है ना। मतलब लोड अप्लाई करने से पहले हम लोग उस मेंबर पे इनिशियली कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, है ना, so that a stress from the external loads are counteracted in the desired way, so that कि जो भी एक्सटर्नल लोड के चलते जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो काउंटरैक्ट हो जाए, है ना, वो इनकाउंटर हो जाए, इन द सेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग कन्वेंशनल और प्री स्ट्रेस दोनों को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पहला फिगर है यहाँ पर, ये आरसीसी बीम है ना। एक्चुअली ये लोडिंग कंडीशन पे दिखाया हुआ है,
जब इस पे लोड नहीं लगेगा तो वो नॉर्मली हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है। तो बिफोर अप्लाइंग द लोड द बीम विल बी हॉरिजेंटल, है ना, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो चाहे कैंटिलीवर हो। लेकिन जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं, है ना, वो लोड अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं उसमें बेंडिंग आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोड अप्लाई। यहाँ पे जिस तरह से हमने लोड लगाया ये बेंडिंग उस तरह से हुआ, ये कैंटिलीवर में, उसी तरह सिंपली सपोर्टेड में। लेकिन यदि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें, ये जो इसका इनिशियल जो सेक्शन होगा वो हॉरिजेंटल नहीं होगा, वो इस तरह कर्वेचर फॉर्म में होगा ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। मतलब ड्यू टू जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इनिशियली, उसके चलते ये बीम हॉरिजेंटल नहीं हल्का कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, आफ्टर लोडिंग ये बीम जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस बीम है सिंपली सपोर्टेड, ये कन्वेक्स टाइप का है ना, और यहाँ भी है ये कैंटिलीवर बीम। लेकिन जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई होने के चलते जो भी प्री स्ट्रेसिंग के चलते जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो एक्सटर्नल लोड को काउंटरैक्ट करता है। तो काउंटरैक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये फाइनली बीम जो हो जाता है वो अपना हॉरिजेंटल पोजीशन को मेंटेन कर लेता है ना। हम क्या करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में कि जो भी स्टील यूज करते हैं आरसीसी में, एक्चुअली वो स्टील हम लोग इसमें नहीं यूज करते हैं, इसमें अलग टाइप का हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी हम लोग स्टील इसमें यूज करते हैं उसको लगभग में 70 to 80% जो भी उसका यील्ड स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस है उस बार का, उतना 70 to 80% उसमें हम लोग टेंशन डेवलप करके और कास्टिंग कर देते हैं। कास्टिंग करने के बाद सर्टेन टाइम के बाद हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी स्टील में हमारा टेंशन रहता है वो कंक्रीट में शिफ्ट हो जाता है ना। तो शिफ्ट होने से क्या होता है और ये जो हम लोग स्ट्रेसिंग करेंगे वो यदि वो बीम सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है, तो उसके बॉटम रीजन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बीम होता है उसके बॉटम रीजन में जनरली टेंशन डेवलप करता है, और हम जानते हैं कि टेंशन जो है वो कंक्रीट बियर नहीं कर पाता है। मैक्सिमम फेल्योर ऑफ कंक्रीट जनरली जो होता है वो टेंशन यानी क्रैक डेवलप करने के चलते होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके बॉटम रीजन में हम जहाँ पे कि टेंशन डेवलप करता है उस रीजन में स्टील बार को स्ट्रेस करके रिलीज कर देंगे, है ना। रिलीज करने के बाद क्या होगा कि उस बॉटम रीजन में वो पोर्शन हाईली कंप्रेशन जोन में चला जाएगा, है ना, उसमें कंप्रेशन डेवलप कर जाएगा। तो जैसे हम लोड लगाएंगे तो सबसे पहले वो लोड उस कंप्रेशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब तक वो न्यूट्रलाइज करेगा वो टोटल जो भी एक्सटर्नल लोड है ना, उसको वो जो प्री स्ट्रेसिंग के चलते जो लोड लगता है वो एक्सटर्नल लोड को बैलेंस कर लेगा, है ना। ठीक है, तो जो बॉटम रीजन है वो हमारा ज्यादा सेफ रहता है, मतलब उसमें टेंशन डेवलप नहीं करेगा। टेंशन डेवलप नहीं करेगा तो उसमें क्रैकिंग नहीं आएगा। ठीक है, to understand the pre-stressing, see the image below. When we apply load on the concrete member bends like this, है ना। जब हम लोग जनरल जो बीम होता है आरसीसी बीम उस पर हम लोग लोड लगाएंगे, सेम कंसेप्ट है, उसको हमने लिख दिया है। तो वो जस्ट लाइक बेंड कर जाएगा इसके जैसे, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना इसमें छोटा छोटा, वो उस फॉर्म में बेंड कर जाएगा। ठीक है, you can see compression develops on the top portion and tension develops at the bottom portion, and due to this elongation at bottom concrete gets cracked, है ना। मतलब जैसे हम लोड लगाएंगे तो टॉप रीजन में कंप्रेशन डेवलप करेगा और उसके नीचे वाले रीजन में टेंशन डेवलप करेगा, जिसके चलते क्या होगा कि बॉटम रीजन में क्रैक्स डेवलप कर सकता है। That is why we add some steel bars at the bottom section and stretch it so that
it can resist most of the tension and save concrete from the cracking, है ना। इसलिए हम लोग बॉटम पोर्शन में स्टील बार डालेंगे और उसमें स्ट्रेस डेवलप करेंगे, जिसके चलते बॉटम डिजाइन में कंप्रेशन डेवलप होगा। कंप्रेशन डेवलप होगा तो जो भी एक्सटर्नल लोड के चलते जो टेंशन डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं होगा तो फिर हमारा कंक्रीट सेफ है। In pre-stressing, the tendons are stressed along the axis and concrete is poured. After that, when the tendons are released, the compression is generated at the bottom, which tries to counterbalance the compression due to the loading at the top part of the beam. जो हमने जैसा कि हमने बताया कि जो एक्सटर्नल लोड के चलते जो भी टेंशन डेवलप करता है उसको काउंटरैक्ट कर देगा। The upward forces along the length of the beam counteract the service load applied to the member, है ना। Pre-stressing removes design limitations of conventional concrete and permits the building roof, floors, bridges and walls with longer unsupported span. Because of this ability, pre-stressed concrete is used in a school, auditorium, shopping centers, gymnasium, parking garage and cafeterias, ना। pre-stressing removes design limitations, है ना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा जो डिजाइन लिमिटेशंस है, जैसे कि कोई भी स्पैन का लेंथ हम इतना नहीं रख सकते हैं, या कैंटिलीवर जो बीम है उसको लेंथ इतना ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन प्री स्ट्रेसिंग के केस में ये लिमिटेशन कम हो जाता है। मतलब जो हम लेंथ है 5 मीटर का जो लिमिटेड है मान लेते हैं, वो लिमिट नहीं रह जाता है, हम 6 मीटर तक भी उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा डिजाइन लिमिटेशंस को ये रिमूव करता है आरसीसी वर्क में। ठीक है, इट इज नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लोर बीम्स, पाइल्स, रेलवे स्लीपर्स एज वेल एज स्ट्रक्चर्स सच एज वाटर टैंक्स एंड रनवेज। ये जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बीम्स में, पाइल्स में, रेलवे स्लीपर्स में, वाटर टैंक्स में, इलेक्ट्रिक पोल्स होता है उसमें यूज करते हैं, रनवे पर यूज करते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेड्स कौन कौन से इसमें यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में। कंक्रीट का जो ग्रेड है, तो प्री स्ट्रेस में हम लोग मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करेंगे वो 60 एम्पा का यूज करेंगे, मेगा पास्कल का। ठीक है, और मिनिमम ग्रेड क्या होना चाहिए? 30 मेगा पास्कल होना चाहिए पोस्ट टेंशन मेंबर्स के लिए, 30 पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए होना चाहिए, और 40 होना चाहिए हमारा प्री टेंशन मेंबर्स के लिए। ठीक है, ये दो टाइप का प्री स्ट्रेसिंग का मेथड होता है, पोस्ट टेंशनिंग मेथड एंड प्री टेंशनिंग मेथड। इसको भी नीचे हम लोग देखेंगे। इसमें जो स्टील हम लोग यूज करते हैं, है ना, प्लेन हार्ड डन स्टील वायर कन्फॉर्मिंग टू IS इतना, है ना। मतलब इसमें अलग अलग टाइप के स्टील के लिए अलग अलग IS कोड में मेंशन किया हुआ है कि किस स्टील बार को कितना डाया, कितना लेंथ के हिसाब से हम लोग कितना उसमें स्ट्रेस डेवलप करके यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमको IS कोड देखना होगा, हाई टेंसाइल स्टील बार कन्फॉर्मिंग टू IS 2090 एंड 1952। ठीक है, ये सब कोड्स है जिसके हेल्प से हम लोग प्री स्ट्रेसिंग स्टील बार्स का सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इक्विपमेंट कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में। सबसे पहला है कास्टिंग बेड, है ना, जिस पर कि हम लोग कंक्रीट को कास्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है मोल्डिंग या शटरिंग, है ना। मोल्डिंग या शटरिंग हमको डिजायर्ड शेप देता है, जो भी हमको बीम या जो भी हमको स्ट्रक्चर प्री स्ट्रेस का स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए हमको मोल्ड या फिर शटरिंग चाहिए। डक्ट चाहिए, ये डक्ट हम लोग को पोस्ट टेंशनिंग में यूज होता है ना। एक्चुअली ये किसी भी मेंबर में, है ना, होल बनाने के लिए हमको यूज होता है ये डक्ट। एंकरिंग डिवाइसेज, है ना, जो इंड पर जो भी रिइंफोर्समेंट होता है उसको एंकर करने के लिए यूज करते हैं। जैक्स, टेंशन डेवलप स्ट्रेस डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टील में। कपलर्स जो होता है ऑप्शनल होता है,
ये जनरली बहुत सारा जो भी स्टील बार्स है उसको एक साथ स्ट्रेच करने के लिए, सो दैट की फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम हो, इन द सेंस इसको हम लोग यूज करते हैं कपलर्स। ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स है ना, ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स तब हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डक्ट्स बनाएंगे। डक्ट्स मतलब पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग को डक्ट्स का यूज होता है। जब डक्ट्स का यूज होगा तो उसको भरने के लिए, मतलब जो होल है उस होल को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भरने के लिए हमको ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो ये भी ऑप्शनल नहीं है, ये बेसिकली हम लोग को पोस्ट टेंशनिंग में यूज होता है। दो टाइप का है, प्री स्ट्रेसिंग मेथड, प्री टेंशनिंग मेथड एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो कुछ कुछ जो भी इक्विपमेंट है, डिवाइसेज है, कुछ कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग को यूज होता है, जैसे कि डक्ट्स हो गया, ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब पोस्ट टेंशनिंग में यूज होता है। हालांकि कास्टिंग बेड, मॉल्ड, ये सब तो दोनों में यूज होगा। ठीक है, ये एक फिगर है जिसमें कि सारा डिवाइसेस को दर्शाया गया है। जैसे ये प्री स्ट्रेसिंग बेड है जिस पर कि ये प्री स्ट्रेसिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये मॉल्ड हो जाएगा, जो डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है, डिजायर्ड शेप का कास्टिंग करने के लिए मॉल्ड यूज करते हैं। इन अबटमेंट्स हो गया, ये फिक्स रहता है ना, एक साइड से रिइंफोर्समेंट को पकड़े हुए रहता है, ये दूसरे साइड से भी अबटमेंट है, और इसमें जैक अटैच रहता है। जैक के हेल्प से हम लोग स्टील में स्ट्रेस डेवलप करते हैं। ठीक है, यह है एंकरिंग डिवाइसेस, जो कि इंड पर जो भी रिइंफोर्समेंट है उसको बेंड करने का काम करता है। ठीक है, अगला है मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, है ना, कितने कितने टाइप से हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। तो पहला है प्री टेंशनिंग मेथड, ठीक है, और दूसरा है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। प्री टेंशनिंग का कहने का मतलब डिजायर्ड शेप का हो या फिर जो भी स्ट्रक्चर हम लोग चाहते हैं, चाहे स्लीपर हो या फिर बीम कास्टिंग हो, तो उस समय हम लोग स्ट्रेस स्टील भी यहाँ पे क्या करेंगे कि मोल्ड के साथ साथ हम लोग इसमें स्टील इन्फोर्समेंट भी लगाएंगे, और स्टील इन्फोर्समेंट के ऊपर से हम लोग कंक्रीट का कास्टिंग करेंगे। और जो भी स्टील्स है, इस स्टील्स में हम लोग स्ट्रेस जनरेट करके और इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीटिंग वर्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन बाद, जैसे 7 डेज या फिर 14 डेज या 21 डेज बाद क्या करेंगे कि जैसे जैसे ये कंक्रीट सेट कर जाएगा, हम धीरे धीरे इसको रिलीज कर देंगे। जो भी हमने स्ट्रेस डेवलप किया है रिइंफोर्समेंट में, उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कंक्रीट के साथ जो भी रिइंफोर्समेंट है उसका स्ट्रेस कंक्रीट के साथ हर एक पॉइंट पे ट्रांसफर होते रहेगा कंक्रीट में, स्टील का स्ट्रेस। ठीक है, ये प्री टेंशनिंग हो गया। कहने का मतलब कि कास्टिंग और स्ट्रेसिंग दोनों एक साथ करेंगे। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा कंपोनेंट है, जो भी हमारा बीम है या फिर कॉलम है, जो भी हम ढाल रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग मेथड से, तो पहले हम उसको ढाल लेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग स्ट्रेस डेवलप करेंगे। ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में यही डिफरेंस है कि प्री टेंशनिंग में दोनों एक साथ करते हैं। पोस्ट टेंशनिंग में क्या करते हैं कि पहले जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको कास्टिंग कर लेते हैं। कास्टिंग करने के बाद जब वो सर्टेन स्ट्रेंथ अपना गेन कर लेता है, तो उसके बाद हम लोग उसमें टेंशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन प्री टेंशनिंग प्रोसेस द स्टील इज स्ट्रेच्ड बिफोर द कंक्रीट इज प्लेस्ड, है ना। हाई टेंसाइल स्टील ultimate strength of 2100 Newton per mm square wire or tendons are used between 2 inch and are stressed to 70 to 80% of their ultimate strength, है ना। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग स्टील बार को स्ट्रेच करेंगे अप टू 70 to 80% ऑफ देयर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट द कंक्रीट इज पोर्ड around the tendons and allowed to cure। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट पोर करेंगे और उसको क्योर होने के लिए अलाउ कर देंगे।
वंस द कंक्रीट गेन्स डिजायर्ड स्ट्रेंथ द स्ट्रेचिंग फोर्सेज आर रिलीज, है ना। जैसे ही कंक्रीट जो है अपना डिजायर्ड स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, हम लोग स्ट्रेचिंग फोर्सेज जो है उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, देखो ये फिगर है। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि स्टील रिइंफोर्समेंट को स्ट्रेच करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी है कंक्रीट का कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग करने के बाद उसको क्यूर होने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जैसे ही वो डिजायर स्ट्रेंथ गेन करता है, गेन करने के बाद जो भी स्ट्रेचिंग फोर्सेज है ना, जैक के थ्रू जो भी स्ट्रेच लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, उसको हम लोग रिलीज कर देंगे। रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी स्ट्रेस स्टील का है वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पहला फिगर ए जो है, अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन, है ना, सबसे पहले टेंशन लगाए। फिगर बी जो है कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, इसके ऊपर कंक्रीट कास्ट कर दिए। तीसरा फिगर जो है ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस, यानी जैसे ही हम रिलीज करेंगे स्ट्रेचिंग फोर्सेस को, तो क्या हो जाएगा, वो कंक्रीट को ट्रांसफर कर देगा अपना स्ट्रेस। तो ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है हमारा वो अपवर्ड की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, when highly stressed steel attempts to contract, the concrete gets compressed, then the concrete will be in permanent state of maintaining pre-stress system, है ना। जैसा कि हमने बताया कि जैसे हम लोग रिलीज करेंगे वो अपना स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेस जो है कंक्रीट को इम्पार्ट कर देगा, जिसके चलते उसमें थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। Generally, the pre-tensioning concrete elements are precast in a factory and must be transported to the concrete site. ये प्री टेंशनिंग जो मेथड्स है ये जनरली हम लोग फैक्ट्री में बन करते हैं, है ना, और जहां भी जरूरत होता है उसको हम लोग उस साइट पर हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन प्लेस ऑफ tendons, wire strands or cables, high tensile steel bars can also be used for pre-tensioning, है ना। Example of pre-tensioning concrete precast products are foundation piles, railway sleepers, electrical और लाइटिंग पोल्स, फ्लूड्स और स्लैब। जनरली जो हम लोग प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली क्या होता है, फाउंडेशन पाइल हो सकता है ना, रेलवे स्लीपर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, स्लैब हो सकता है। इसमें जो हम लोग वायर स्टील वायर यूज करते हैं, है ना, वो जो हम लोग आरसीसी कन्वेंशनल आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा सर। सर जो थर्ड पॉइंट था ना सर प्री टेंशनिंग का, पोस्ट टेंशनिंग से पहले ऐसे। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, हाँ पहले से। हम ये बता रहे थे यहाँ पे कि जो प्री स्ट्रेसिंग है मेथड है उसमें जो हम लोग वायर यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, वो जनरली सिंगल जो रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं आरसीसी के केस में वो नहीं यूज करते हैं। इसमें जो यूज करते हैं ग्रुप ऑफ वायर्स का, जैसे छोटा छोटा तार है जो हम लोग सरिया बांधने काम में आता है, वो तार को बूंद करके हम लोग स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ठीक है, वो स्ट्रैंड्स होगा 3, 2, 3 या फिर 7 वायर्स का कॉम्बिनेशन पे चलते होगा। उनको दिखाते हैं तुम लोग।
ये फिगर दिख रहा है, ये हाँ वाला। सर दिख रहा है सर। तो ये जो है जिसमें वायर लगा हुआ है इसको कपलर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वायर देख रहे हो ना स्टील वायर, जिसमें हम स्ट्रेस डेवलप करते हैं, ये सिंगल वायर नहीं होता है, ये छोटा छोटा वायर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। और ये एक सिंगल वायर भी जो होता है वो 2, 3 या फिर 7 छोटा छोटा पतला पतला वायर के से बना होता है। यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल बार का होगा ये रिइंफोर्समेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स नहीं है। तो जनरली हम लोग इसी तरह के यूज करते हैं, सिंगल रिइंफोर्समेंट हम लोग नहीं इसमें यूज करते हैं, सिंगल डायमीटर का। स्मॉल डायमीटर का बहुत सारा वायर को हम लोग एक दूसरे के साथ गुन करके हम लोग जो एक लार्जर डायमीटर का जो वायर बनाते हैं हम लोग जनरली उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम प्री स्ट्रेस में जो यूज करेंगे वो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स को यूज करेंगे। हम लोग सिंगल वायर्स को भी, सिंगल टेंडन्स को भी यूज कर सकते हैं जो एक सिंगल डायमीटर का बना हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि प्री स्ट्रेसिंग के केस में, स्ट्रेस डेवलप करने के केस में वो फेल ना कर जाए, ब्रेक ना कर जाए, है ना। प्री स्ट्रेसिंग जो प्री टेंशनिंग जो मेथड्स है वो जनरली हम लोग रेलवे स्लीपर्स के लिए, फाउंडेशंस के लिए, फाउंडेशन पाइल्स के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज करते हैं, फ्लोर के लिए यूज करते हैं, स्लैब के लिए यूज करते हैं। मतलब प्री टेंशनिंग मेथड जो है जनरली हम लोग इन जगहों पर यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कंक्रीट का कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग बेड पर। जब कास्टिंग करेंगे तो उसमें एक छोटा सा डक्ट डाल देंगे, पाइप डाल देंगे, आता है इसका अलग से। इसके चलते क्या होगा कि हमारा बॉटम रीजन में जहाँ पर भी हमको प्री स्ट्रेसिंग करना है वहाँ पर हमारा एक होल बन जाएगा, ठीक है। ये पहला फिगर है। दूसरा फिगर है टेंशनिंग ऑफ टेंडन्स। जैसे ही वो कास्टिंग हो जाएगा उसको क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करने के बाद जैसे वो डिजायर स्ट्रेंथ गेन कर लेगा उसके बाद उसमें हम लोग जो भी टेंडन्स है उसको इंसर्ट करेंगे और उसमें स्ट्रेस जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जैक, है ना। स्ट्रेस डेवलप करने के बाद क्या करेंगे, जब डिजायर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा हमारा टेंडेंस में तो उसको धीरे से रिलीज कर देंगे कंक्रीट में। अब रिलीज करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ही हमने खींचा उस वायर को, स्ट्रेस किया, स्ट्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग उस वायर को एंकर कर देंगे या फिर फिक्स कर देंगे नट बोल्ट से, ठीक है, इंड पर। तो क्या होगा कि जो भी स्ट्रेस डेवलप हुआ है उस वायर में, उस टेंडेंस में, वो कंक्रीट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंकर का सिर्फ इसी में यूज करेंगे सर, पोस्ट टेंशनिंग में? नहीं, दोनों में यूज होगा सर। इसमें कुछ लॉसेस भी आता है सर? लॉसेस, बहुत सारा लॉसेस आता है ना। वो लॉसेस के देखो 70 to 80% जो बोलते हैं ना, ये भी तुम लोग सोच सकते हो कि जैसे प्री स्ट्रेसिंग में हम लोग 70 से 80% हमारा स्टील में स्ट्रेस डेवलप कर दिए उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो वो भी तो स्ट्रेस डेवलप करेगा स्टील में और बढ़ाएगा उसका स्ट्रेस, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? उसका तो स्ट्रेंथ और कम हो जाना चाहिए सर। वो पहले से स्ट्रेस कंडीशन में है, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फेल्योर, जैसे जो नॉर्मल आरसीसी बीम होता है मान लो, वो फेल्योर हम तब मानते हैं जब कंक्रीट में क्रैकिंग डेवलप होने लगता है ना, यही मानते हैं ना। वो स्टील जो होता है वो अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है, उससे पहले कंक्रीट फेल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेस 70 to 80% करेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारे लॉसेज होते हैं इसमें, कंक्रीट में, स्टील में, दोनों में। उस लॉसेज के चलते क्या होता है कि ये अपना टोटल 70 to 80% जो हमने लॉस स्ट्रेस दिया था वो 70 to 80% न रह करके 60% तक आ जाता है, 50% तक आ जाएगा इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है।
तो उसके बाद जो हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो फिर वो 50 से ऊपर बढ़ेगा, है ना, न कि 70 से अब बढ़ेगा, 100% तक जाएगा। तो हमारा फिर भी स्टील यहाँ पे सेफ रहता है, इसीलिए। समझ में आया? यस सर। सर वो बहुत मतलब सिंगल में यूज करके सर ग्रुप में यूज करते हैं सर, वैसा तो हम लोग इलेक्ट्रिक का तार जब टानते हैं उसमें भी सर वैसा ही करते हैं सर। हाँ, तो सर इसका कारण सर नहीं पता ज्यादा चला सेफ होता है, ये जल्दी फेल नहीं करता है। सिंगल जैसे वायर यूज करोगे, सिंगल जो डायमीटर का हो, मोनोलिथिक हो, तो क्या होता है कि यदि एक जगह क्रैकिंग डेवलप कर जाएगा तो उसको फेल होने में देरी नहीं लगता। हाँ सर, यदि उसका इसमें एल्डिंग छोटा सा स्ट्रैंड से फेल करता है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अचानक से टूटेगा नहीं, कभी भी स्ट्रेस डेवलप करेंगे ये अचानक से टूटने वाला नहीं है। टूटने से पहले ये इंडिकेशन देने लगेगा, धीरे धीरे 1 by 1 करके टूटेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ रहे हैं सर। इसीलिए हम लोग इसको उस तरह से यूज करते हैं। लॉसेज के बारे में नहीं पढ़ना है जनरली यहाँ पर हम लोग को, प्री स्ट्रेस लॉसिंग के बारे में ना। लॉसिंग बेसिकली तुम लोग खुद समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। कंक्रीट में श्रिंकेज आ सकता है। श्रिंकेज आएगा तो क्या, उसका लेंथ घटेगा। लेंथ जब घटेगा तो स्टील का भी लेंथ घटेगा। यदि स्टील का लेंथ घटेगा तो उसमें भी स्ट्रेस घटेगा, है ना। दूसरा हो सकता है क्रीप, ड्यू टू क्रीप। क्रीप मतलब परमानेंट उसका जो लेंथ है, मतलब स्ट्रेस के चलते कंक्रीट में, क्योंकि हम स्टील में स्ट्रेस डेवलप करेंगे, टेंशन डेवलप करेंगे, तो वो कंक्रीट में क्या कंप्रेशन डेवलप करेगा। वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक जब कंक्रीट कंप्रेशन में रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। वो इलास्टिक रीजन में नहीं रहेगा, कुछ न कुछ इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है ना, कंप्रेस हो जाता है। वो क्रीप लॉस ड्यू टू क्रीप कह सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा टेंडेंस है, जो भी स्टील रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस कंडीशन में रहने के चलते उसमें भी कुछ न कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है ना। इन सब डिफॉर्मेशन के चलते कहीं ना कहीं लॉस हमको होता है स्ट्रेस में। इसको भी कैलकुलेट करना रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। कंक्रीट इज कास्ट एंड अलाउड टू, पहला स्टेप है इन पोस्ट टेंशनिंग द स्टील इज स्ट्रेस्ड आफ्टर द कंक्रीट हार्डन्स अनलाइक प्री टेंशनिंग वर्क। मतलब इसमें स्टील में स्ट्रेसिंग तब लाएंगे जब कंक्रीट जो हो जाएगा वो सेट कर जाएगा कंप्लीटली, वो अपना 70 to 90% करीब करीब अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तब हम लोग इसमें स्ट्रेसिंग वर्क करेंगे। ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग इज यूजुअली कैरिड आउट एट द प्रोजेक्ट साइट। तो पोस्ट टेंशनिंग वर्क जो होता है वो जनरली साइट पर करते हैं। इसमें करते क्या है, जो कास्टिंग हो जाता है वो फैक्ट्री में हम कर लेते हैं, और जो स्ट्रेसिंग होता है वो हम लोग साइट पे भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा इक्विपमेंट इसका नहीं होता है, छोटा इक्विपमेंट होता है, तो हम लोग स्ट्रेसिंग जो होगा वो साइट पर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे फायदा हमको क्या है कि जो भी डिजायर हमको स्ट्रेंथ चाहिए प्री स्ट्रेस का, वो हम लोग साइट पर अपने हिसाब से उसमें दे सकते हैं। ये जनरली पोस्ट टेंशनिंग वर्क जो होता है वो जैसे ओवर ब्रिज बनता है, जो ब्रिज बनता है, ब्रिज का जो भी स्पैन बनता है, लॉन्गर स्पैन, है ना, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं ज्यादातर। जो भी पटना का फ्लाईओवर ब्रिज है बेली रोड के ऊपर, वो देखोगे तो सब प्री स्ट्रेस कंक्रीट का होना, फैक्ट्री से कास्ट करके लाया हुआ रहता है, और फिर उसमें प्री स्ट्रेसिंग डेवलप किया जाता है, और जा करके सीधे दो पायर्स के बीच में हम लोग, दो पायर्स के ऊपर हम लोग उसको रख देते हैं। जनरली ये 25 से 30 मीटर तक होता है ना सर? 30 मीटर से भी, 35 मीटर से भी ज्यादा लेंथ का हम लोग बना सकते हैं प्री स्ट्रेसिंग। यही तो फायदा है कि बहुत सारा लिमिटेशन जो है, जो कन्वेंशनल आरसीसी मेथड से हम लोग बनाते हैं बीम कॉलम, उससे कुछ न कुछ लिमिटेशंस होता है। उस लिमिटेशन से ये परे होकर भी हम लोग प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग मेथड में काम कर सकते हैं। जैसे उसमें 35 मीटर लेंथ का मान लो कि लिमिटेशंस है, तो इसमें हम 40 मीटर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
हाँ, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है ना कि मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ता होगा, फिर से स्किल्ड लेबर वगैरह भी जरूरत पड़ता होगा। हाँ देखेंगे नीचे में, उसको भी देखेंगे। हर एक चीज का कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अब ये चूंकि बेटर है कन्वेंशनल से, तो कहीं ना कहीं इसको बनाने में डिफिकल्टी होगा। बढ़िया क्वालिटी का हमको कंक्रीट चाहिए, है ना, बढ़िया क्वालिटी का स्टील चाहिए, है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट हमारा सेफ होना चाहिए, है ना। इन सब बात का प्रिकॉशन में हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना होगा, क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा यही है कि ये कॉस्टली है थोड़ा, उससे इन द टर्म ऑफ कंक्रीट या फिर स्टील के केस में। जो भी स्टील यूज करेंगे, नॉर्मल स्टील यहाँ हम लोग यूज नहीं कर सकते। जो भी लेबर हम लोग यूज करेंगे वह स्किल्ड लेबर होना चाहिए, किसी को भी इस काम पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी स्ट्रेसिंग वर्क होगा वो खतरनाक प्लेस होता है। यदि प्रिकॉशन नहीं रखा गया, कोई अनहोनी हो जाती है, मान लो कि जो भी रीइंफोर्समेंट है स्ट्रेसिंग के दौरान टूट जाता है, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। यही सब इसका डिसएडवांटेज में आता है। सर इंच पे एंकर्स यूज कर रहे हैं, तो इंच पे ज्यादा स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे तब, क्या करेंगे सर? यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा। मतलब इंच पे एंकर्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब कभी कभी देखते कि अंदर घुस जाता है जो प्लेटलेट या फिर जो भी लगाए हैं, मतलब एक्चुअल में कभी कभी देखते हैं। देखो बता रहे हैं, जो यहाँ पे डक्ट हम लोग देते हैं, तो डक्ट में रिइंफोर्समेंट डालते हैं, तो वहाँ सबसे पहले स्ट्रेस करते हैं रिइंफोर्समेंट को, ठीक है। डक्ट में डालने के बाद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, डक्ट को ग्राउट करते हैं, मतलब डक्ट को भरते हैं। जो भी होल है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको सीमेंटियस मटेरियल से उसको भरेंगे। और जब भरेंगे तो ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ भी टच करेगा, हालांकि टच तो हर जगह करेगा, वहाँ ये अपना स्ट्रेस कंक्रीट को भी ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं कि होल स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड बाय ओनली बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड से सिर्फ इसका स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं होगा, इंटरमीडिएट प्लेस पे भी इसका स्ट्रेस कंक्रीट को ट्रांसफर होगा। जहाँ जहाँ पर ये सटेगा, यहाँ पे मान लो कि डक्ट में केबल है ना, रिइंफोर्समेंट है, तो इसको ग्राउटिंग भी तो कर रहे हैं, भर भी तो रहे हैं ना, वहां से अपना स्ट्रेस कंक्रीट को नहीं ट्रांसफर करेगा। हाँ करेगा। ये प्री स्ट्रेसिंग के केस में बहुत कम प्रॉब्लम आएगा। तुम सही बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है इंड के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान हम लोग को देना होगा कि जो भी यहाँ पे प्लेट होगा वो सफिशिएंट डायमेंशन का होना चाहिए, ताकि बिना एम्बेड किए हुए कंक्रीट में वो सेफली लोड को ट्रांसफर कर सके। जो भी स्ट्रेस है स्टील का, उसको सेफली कंक्रीट में ट्रांसफर कर सके, है ना। यहाँ पे एक बड़ा प्लेट हम लोग को देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, वो लगाया भी जाता है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका, है ना। ठीक है सर। एग्जाम्पल्स के तौर पे सर क्या है, रोड, ब्रिज, रेलवे, टनल्स, डैम, फाउंडेशन, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, कंटेनमेंट्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, स्पेशल स्ट्रक्चर, इन सब जगहों पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली हर जगह लगभग यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ना, और आसानी से हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर फैक्ट्री होगा वही तो अवेलेबल होगा, हम तो नॉर्मली इसको घर पे बना नहीं सकते हैं। इसलिए इसका यूज जहाँ इम्पोर्टेंस उस स्ट्रक्चर का ज़्यादा हो वहाँ हम लोग करते हैं। इसका इम्पैक्ट रेसिस्टेंस भी बहुत बढ़िया होता है, इसलिए इसको रेलवे स्लीपर में हम लोग यूज करते हैं। इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया होता है ना। इसलिए बढ़िया ड्यूरेबिलिटी होता है कि जो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया कंक्रीट यूज करते हैं, डेंस कंक्रीट यूज करते हैं। इसमें पोरोसिटी का कोई चांस नहीं है। यदि पोरस नहीं होगा तो उसमें वाटर इंटर नहीं करेगा, वाटर इंटर नहीं करेगा तो हमारा कंक्रीट और स्टील दोनों सेफ रहेगा। स्टील भी हाई क्वालिटी का होता है ना। और एक और चीज़ इसका एडवांटेज में आता है कि हम सेक्शन को इकोनॉमिकल भी बना सकते हैं।
मान लो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ का हमको सेक्शन चाहिए, तो हम लोग प्री स्ट्रेस सेक्शन यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हाई क्वालिटी कंक्रीट रहता है, स्टील रहता है, तो हम कम डायमेंशन का मेंबर यूज करके भी उतना स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। जैसे इसी स्ट्रेंथ का हमको कन्वेंशनल कंक्रीट जो कन्वेंशनल मेंबर हमको बनाना होगा तो उसका डायमेंशन ज़्यादा होगा सेम स्ट्रेंथ के लिए, चाहे वो स्टील में खर्चा हो चाहे कंक्रीट में हो, ज़्यादा वो उसका डायमेंशन होगा सेक्शन का। ये इसका सेक्शन का डायमेंशन कम होगा सेम स्ट्रेंथ के लिए। यूज कहाँ कहाँ है? लॉन्ग स्पैन ब्रिज में, हाई बिल्डिंग्स में, हॉलो स्लैब्स में, सिंपल स्पैन बॉक्स गटर्स में, केबल ब्रिज में, फ्लैट स्लैब फ्लोर में, यहाँ इन सब जगहों पर हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग इसका यूज फैक्ट्री उक्ट्री में करते हैं या फिर रोड में भी करते हैं। मान लो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे हेवी व्हीकल्स ज़्यादा है ना, अप डाउन ज़्यादा है, उसका रनिंग ज़्यादा है, तो उस केस में भी हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग मेथड का यूज करते हैं स्लैब कास्टिंग में। क्योंकि जो नॉर्मल आरसीसी वर्क वहाँ पे हम लोग करेंगे तो उसका खराब होने का चांस ज़्यादा होगा, जल्दी उसका लाइफ बहुत कम होगा। लेकिन वही यदि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेथड का यूज करते हैं तो उस रोड का लाइफ ज़्यादा होगा। एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, क्या क्या एडवांटेज है? The pre-stress concrete, pre-stressing of concrete by using the high tensile steel improves the efficiency of the material, है ना। मतलब ये जो मटेरियल का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करवाता है। The pre-stressing system works for a span greater than 35 मीटर। 35 मीटर से भी लंबा स्पैन के लिए हम लोग इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। Pre-stressing enhance shear strength एंड फैटिग रेसिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट, यानी शियर स्ट्रेंथ और फैटिग रेसिस्टेंस को भी ये बढ़ाता है। डेंस कंक्रीट इज प्रोवाइडेड बाय प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम्स, दस इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी। हमने बताया भी कि जो डेंस कंक्रीट इस यहाँ पे यूज करते हैं वो ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा। बेस्ट चॉइस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिक एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे हमको पतला और सुंदर स्ट्रक्चर बनाना हो वहाँ के लिए ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। मतलब पतला स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ उतना ही होना चाहिए लेकिन वो पतला होना चाहिए, तो वहाँ के लिए ये एक बेस्ट चॉइस बनता है। प्री स्ट्रेसिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द डेड लोड ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, डेड लोड को रिमूव करने के रिड्यूस करने में ये अहम रोल निभाता है ना। Pre-stressing concrete remains uncracked even at service load conditions, which proves the structural efficiency। यानी सर्विस लोड में भी ये क्रैक नहीं करता है ना। which proves the structural efficiency, जो कि एक्चुअली यहाँ प्रूव्स नहीं इम्प्रूव्स होगा, इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, जो कि स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमको कन्वेंशनल जो कंक्रीटिंग है उसके तुलना में हमेशा प्रॉफिटेबल है, चाहे वो मटेरियल सेविंग हो, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, है ना, हर तरह से, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी में हो, चाहे वो लिमिटेशन जैसे लेंथ का लिमिटेशन हो, विड्थ का लिमिटेशन हो, उस केस में भी हमको ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या क्या है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ। इसको डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे? मतलब थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का हमको कंक्रीट चाहिए, स्टील चाहिए, है ना, तो ये थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा। इट रिक्वायर्स हाई टेंसाइल स्टील विच इज 2.5 to 3.5 टाइम्स कॉस्टलियर देन द माइल्ड स्टील। बेसिकली इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इससे, है ना, डिसएडवांटेज में। बाकी स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये कन्वेंशनल से बहुत बढ़िया है। प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस रिक्वायर्स कॉम्प्लिकेटेड टेंशनिंग इक्विपमेंट एंड एंकरिंग डिवाइसेज विच आर वेरी कॉस्टली।
इस मेथड के लिए हमको कॉम्प्लिकेटेड टेंशनिंग इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है और एंकरिंग डिवाइस का जरूरत पड़ता है, जो कि कॉस्टली होता है ना। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन। जो भी ये मेथड है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल खोजता है ना, एक बेटर सुपरविजन खोजता है। ठीक है, यदि हम बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखें, सुपरविजन बढ़िया से नहीं करें इसका, तो हमको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट नीड्स स्किल्ड लेबर्स ना, इसके लिए स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ता है। प्री-स्ट्रेसिंग इज अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट स्पैन्स एंड लाइट लोड। अब जहाँ पे छोटा स्पैन हो, कम लोड हो उस स्ट्रक्चर पर, तो वहाँ के लिए अनइकोनॉमिकल होगा, है ना। तो जहाँ जिस स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, पर्टिकुलरली वहीं हम लोग इसका यूज करते हैं। जहाँ पे लोड ज़्यादा हो, स्पैन का लेंथ ज़्यादा हो, इम्पोर्टेंस उस बिल्डिंग का ज़्यादा हो, तो वहाँ हम लोग इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, प्रिकॉशंस में वही है, जो भी पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना उस प्री स्ट्रेसिंग एरिया में, उसको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, है ना। वार्निंग साइंस एंड ऑडिएबल एंड विजुएबल अलार्म विल अलर्ट पर्सनल दैट स्ट्रेसिंग इज टेकिंग प्लेस। मतलब जहाँ वर्किंग एरिया है वहाँ पर वार्निंग साइन होना चाहिए, ऑडिएबल या विजिबल दोनों होना चाहिए, है ना। और अलार्म विथ अलर्ट पर्सनल दैट स्ट्रेसिंग इज टेकिंग प्लेस। मतलब जो भी लोग वहाँ आसपास में काम कर रहे हैं उस एरिया में, उसके लिए प्रॉपर ऑडिएबल एंड विजिबल साइंस होना चाहिए, वार्निंग साइंस होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो तुरंत पता चल जाए, ताकि जो भी पर्सन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, वो सेफली वहाँ से बाहर चले जाएं। No one should be working on the bed during stressing। कोई भी आदमी को वहाँ बेड के आसपास में या फिर बेड पर नहीं होना चाहिए during the stressing works। ठीक है, everyone must behind a guard और in another safe location। जब स्ट्रेसिंग हो रहा हो तो सब कोई को जो भी बिहाइंड द गार्ड, वहाँ पे आसपास में गार्ड लगाया हुआ रहता है, उसके पीछे हो या फिर सेफ लोकेशन पे होना चाहिए। The stressing operator must adopt a system of work that ensures they are never directly behind the hydraulic jack। जो भी ऑपरेटर वहाँ पर स्ट्रेसिंग में इन्वॉल्व है, ये इंश्योर होना चाहिए कि वो हाइड्रोलिक जैक के जस्ट पीछे नहीं खड़ा है ना। कभी भी फेल हो सकता है हाइड्रोलिक जैक, क्योंकि वो हाई स्ट्रेस में रहता है। जब हम लोग स्ट्रेस डेवलप करते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक है। जो भी पर्सन वहाँ पे काम करेंगे उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑपरेटर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ डिटेल इंस्ट्रक्शन डिटेलिंग द साइज ऑफ द स्ट्रैंड एंड द एप्रोप्रिएट स्ट्रेसिंग फोर्सेज और टेंशन टू बी यूज फॉर द स्ट्रैंड। जो भी ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहा हो उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि हमको किस साइज का स्ट्रैंड लगाना है, कितना स्ट्रेस डेवलप करना है ना। ये सब उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको दिया हुआ का स्ट्रेस जो है वो 50 मेगापास्कल लगाना है, वो लगा दिए 60 मेगापास्कल, वहाँ पे तो वो स्टैंड फेल कर जाएगा। फेल करेगा तो सिर्फ फेल नहीं करेगा, वहाँ पे जो लोग भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बोलो सर, एडवांटेजेस का पॉइंट नंबर 1 थोड़ा सा बता दीजिए। एडवांटेज का पॉइंट नंबर 8, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग द प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूनिट एंड कास्ट इन यूनिट डेराइव्स द इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि हम कंपोजिट कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें कि कन्वेंशनल स्ट्रक्चर भी हो, जैसे कन्वेंशनल बीम या फिर जो भी उसका कुछ कंपोनेंट कन्वेंशनल मेथड से बना हो और कुछ जो पोर्शन हो वो प्री-स्ट्रेस्ड से बना हो। जैसे कॉलम है, हम प्री-स्ट्रेस्ड से यूज कर लेते हैं। बीम जो है वो प्री-स्ट्रेस्ड बीम यूज कर लिए। बाकी जो कंपोनेंट है ना, स्लैब है, उसको हम प्री-स्ट्रेस्ड नहीं यूज किए। कहने का मतलब जो भी कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है
वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। हम सारे कंपोनेंट को पीएसटीएस कंपोनेंट के तौर पर नहीं यूज करें, कुछ कंपोनेंट को कन्वेंशनल आरसीसी वर्क से उसको ढालें और कुछ को पीएसटीएस मेथड से उसको हम लोग तैयार करें। बड़ा बड़ा मैरिज हॉल वगैरह भी तो अब सब लगता है कंपोजिट बनाने लगा है। हाँ बीच में गैपिंग ज्यादा चाहिए इसलिए। हाँ तो बड़ा ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी सेक्शन हम स्लिक यदि पतला सेक्शन बनना चाहते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ का, वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। जहाँ डेकोरेटिव पर्पस है वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है ना। बड़ा बड़ा डॉम टाइप के बीच में मैरिज हॉल, सही बोले हो, जहाँ डेकोरेटिव पर्पस है वहाँ आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। सेक्शन का टीम का यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो सर, दोनों तरफ जैक का यूज नहीं कर सकते हैं? क्यों, जरूरत क्या है? फोर्स जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी हो ना। यस सर। यहाँ पे यदि हम इसको, अब दीवार मान लो कोई भी चीज तुमको रबड़ खींचना है, जरूरी है दोनों साइड से खींचो। एक साइड को तो एक हाथ से पकड़ लो, दूसरा साइड से खींच दो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, वो ज्यादा अनसेफ हो जाएगा। दोनों साइड से करोगे तो एक साइड हमको फिक्स रखना ही होगा, ताकि इलोंगेशन मेजर करने में भी हमको आसानी होगा ना। एक साइड से खींचेंगे तो कितना उस वायर में इलोंगेशन डेवलप हुआ है उसको मेजर करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ दोनों साइड से हम स्ट्रेच करेंगे, जैक लगाएंगे, दोनों साइड हमको वर्कर चाहिए, है ना। यदि कुछ मिस हैपनिंग होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। और एक और प्रॉब्लम है कि ये स्टार्टिंग में ये पहला इन अबैटमेंट जो है इस साइड वाला है, इसको हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से रिलीज करते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि हमको फिक्स करने का कुछ नहीं मिलेगा, हमको दोनों साइड से रिलीज करने में प्रॉब्लम होगी। तो मतलब तालमेल मिलाने में गड़बड़ हो जाएगा, कब खींचना है। सर दोनों में रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे शियर, टॉर्जन, बेंडिंग होता है, तो दोनों में सर सेम होगा सर, या कुछ डिफरेंस भी होगा? नहीं, दोनों का फर्क होगा ना प्री और पोस्ट में। जैसे प्री में क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, जो भी स्ट्रेस डेवलप रहता है स्टील में वो हर एक पॉइंट पे ट्रांसफर करता है ना। यस। दोनों का अलग अलग यूज के हिसाब से दोनों का हम लोग यूज करते हैं, मतलब कास्टिंग करते हैं। जैसे पोल्स हुआ, पता है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स हुआ, रेलवे स्लीपर्स हुआ, इस केस में हम लोग प्री टेंशनिंग मेथड यूज करते हैं। जहाँ जनरली छोटा स्ट्रक्चर है वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं प्री टेंशनिंग मेथड से उसको कास्ट करें। जहाँ पे ज़्यादा लॉन्गर स्पैन है वहाँ पे जनरली हम लोग पोस्ट टेंशनिंग यूज करते हैं। और एक चीज़ और है, जो भी ये केबल या फिर इन्फोर्समेंट हम लोग देते हैं, ये जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो पर कम्प्लीटली, ये बेंड फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ हम फोर्स लगा करके यहाँ पे हम लोग खींच ले इसको, ये कर्व हो जाएगा। अब यहाँ डक्ट्स जो हमने बनाया है, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन डक्ट्स को ही हम कर्व टाइप में बनाते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं कि जो भी डक्ट हम बनाए वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो, वो कर्व फॉर्म में भी हो सकता है। इसका एडवांटेज होता है ये जो भी कर्वेचर जो होगा, कर्व डक्ट है ना, उसका बेंडिंग या फिर रेडियस कह सकते हो, जो भी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमको स्पैन के लेंथ पे डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ एक्सटर्नल लोड्स पे डिपेंड करेगा। इसका एनालिसिस होता है कोई भी स्ट्रक्चर है, कितना लेंथ है, कहाँ कहाँ लोड लग रहा है, किस टाइप का लोड लग रहा है, उसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी रिइंफोर्समेंट है उसका शेप कैसा होना चाहिए। ये पैराबोलिक भी होता है, अब मैक्सिमम केस में पैराबोलिक ही हम लोग यूज करते हैं, ओरिएंटल नहीं यूज करते। पैराबोलिक होगा, हाफ ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, टिपिकल पैराबोला के भी फॉर्म में हो सकता है ना। सर स्ट्रेस ट्रांसफर किस में ज्यादा इफेक्टिव होगा, हॉरिजॉन्टल वाला में कि कर्व जो बनाएंगे उसमें? देखो, स्ट्रेस ट्रांसफर की बात करोगे तो ट्रांसफर तो दोनों सब में होगा, सारा स्ट्रेस ही कंक्रीट को ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ पोर्शन कहीं और बाहर हवा में जाता है, लेकिन वो ट्रांसफर जो है वो लोड के हिसाब से होना चाहिए, जो एक्सटर्नल लोड है ना उसके हिसाब से होना चाहिए, ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि टोटल का टोटल स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर करे। किसी भी शेप में हम लोग
स्टील को रखेंगे तो वो सारा स्ट्रेस अपना कंक्रीट को ही देगा। यदि हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो कंप्लीट देगा। हाँ, ये बात सही है। हॉरिजॉन्टल प्योरली रखोगे तो ज्यादा कंप्रेशन देगा कंपेयर टू कर्व रखोगे तो। लेकिन अब मान लो कि हम कर्व रख रहे हैं, हमारा पर्पस ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो रहा है, तब क्यों ना कर्व रखें। तो वो एक्चुअली एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब जैसे तुम लोग मॉस में ही पढ़े हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक लोड यहाँ लग रहा है, एक लोड यहाँ लग रहा है, तो उसका SFD BMD प्लॉट करते हो, उस हिसाब से इसका भी SFD BMD होगा। वो तुम लोग के लेवल पे नहीं, बीटेक लेवल पे पढ़ना रहता है। उसके हिसाब से मान लो लोड रनिंग लोड है या फिर स्टैटिक लोड है, कहाँ लोड ज्यादा लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग टेंडन को बेंड करते हैं ताकि जो भी प्री स्ट्रेसिंग का यूटिलाइजेशन वो मैक्सिमम हो सकता है। ओके सर। हाँ बोलो। अभी एक प्री स्ट्रेस इमेज का प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एक इमेज सर्च कर रहे थे। हाँ, उसमें एक है प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बेंड करते हैं तो नहीं, प्रेजेंट मतलब अपना स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, फिर से हम स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं सर वो। हाँ, प्रेजेंट करो तो यस सर। कहाँ गया? अभी तो था, मतलब एकदम कर्व शेप में था सर। हाँ रहता है, बोल तो रहे हैं। हाँ यस सर, ये वाला इमेज था। तो इसको रखेंगे कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ही जैसे रखा हुआ है साइड पर ऐसे ही रखेंगे? हाँ, इस पर लोडिंग कैसे अप्लाई होगा? ये जो इमेज है, लोडिंग देखो, वो स्लीपर देखो, रेलवे स्लीपर वो भी कर्व रहता है। यस सर रखा है इसका भी उसी तरह कहीं ना कहीं यूज होगा जहाँ पर इसको रख सकते हैं। सर। अब अभी इस पर मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है और ऐसे ही रख दिया जाए, उस पर ऊपर से अगर लोडिंग लगाया जाए तो कैसे ये एक्ट कैसे करेगा? ये लोडिंग हम लोग लगाएंगे तो जो भी कर्व वाला पोर्शन है वो स्ट्रेट होने का कोशिश करेगा। यस सर। वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। तो जो कर्वेचर है वो कर्वेचर धीरे धीरे गायब होने की कोशिश करेगा। हाँ यस सर। तो ऐसे इसीलिए में उसको उस फॉर्म में बनाया गया। चांस में रहेगा? है? ऐसे में तो कंक्रीट का फेल होने का चांस रहेगा ना? नहीं, कंक्रीट तो और सेफ रहेगा कि जहाँ पे कंप्रेशन, जहाँ पे टेंशन डेवलप करेगा वहाँ ऑलरेडी कंप्रेशन डेवलप किया हुआ है, तो वहाँ पहले उस कंप्रेशन को न्यूट्रलाइज करके जीरो पर आएगा, तब जाके उसमें टेंशन डेवलप करेगा। यस सर। पहले उस कंप्रेशन को न्यूट्रलाइज करेगा जो भी एक्सटर्नल लोड है, उसके बाद उसमें टेंशन डेवलप करना स्टार्ट होगा। यस सर, यही कंफ्यूजन था कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। नहीं, वो जहाँ पे कंप्रेशन डेवलप होता है समझो कि वहाँ एक्सटर्नल लोड के चलते टेंशन डेवलप होने वाला है। यस सर। हाँ, और वो एक्सटर्नल लोड के चलते जो टेंशन डेवलप होगा, सबसे पहले वो जो प्री स्ट्रेसिंग के चलते जो कंप्रेशन डेवलप हुआ है उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा, तब जाकर उसमें वहाँ पे टेंशन डेवलप करेगा। तो वहाँ तक कंक्रीट जहाँ तक जीरो स्ट्रेस मान लो कि आएगा, है ना, तो वहाँ तक एक्सटर्नल लोड बहुत सारा वो बियर कर चुका रहेगा सेफली। जो भी कंक्रीट एलिमेंट है, जो भी मेंबर है, वो वहाँ तक एक्सटर्नल लोड का बहुत सारा पोर्शन जो है वो सेफली बियर कर चुका हुआ रहेगा। यस सर, समझ गए। और सर एक क्वेश्चन और सर आ रहा है सर कि जैसे कि कन्वेंशनल में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जनरली हम लोग सर टेंशन लेते हैं और ऊपर में कंप्रेशन लेते हैं सर, तो वैसा इसमें तो कोई केस आ नहीं रहा है सर, प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग कर दिए तो इस केस में नहीं, देखो पूरा का पूरा सिस्टम। हाँ समझ रहे हैं। यदि तुम सिर्फ और सिर्फ बीम का एनालिसिस करो, प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं, दो चीज मान लो, एक सिंपल वो बीम है ना, बीम पर जो एक्सटर्नल लोड आएगा उसको एनालिसिस कर लो, ठीक। और जो प्री स्ट्रेस जो बीम है
उस पर प्री स्ट्रेसिंग के चलते जो लोड डेवलप होता है ना, कंप्रेशन और ये टेंशन, है ना, तो उसके चलते कितना लोड वो एक्सटर्नल बियर कर सकता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग। उसका न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स आता है उस पर भी। एक्सटर्नल लोड के चलते वहां पे देखो कि नीचे वाला रीजन में जहाँ पे हमने प्री स्ट्रेसिंग केबल लगाया है वहां पे कितना टेंशन डेवलप हो सकता है, और जो हमने प्री स्ट्रेसिंग किया है वहां पे कितना कंप्रेशन डेवलप किया हुआ है। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ रहे हैं सर। हाँ, तो उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है। बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट इसमें आता है कि लोड को बैलेंस कैसे कर सकते हैं इसमें। यदि यहाँ लोड लग रहा है, केबल का शेप ऐसे है, केबल में स्ट्रेस इतना है, तो वो कितना लोड तक सेफली बियर कर सकता है। क्या करेंगे देखो, हम बताते हैं तुमको कैसे करते हैं। बात सही है तुम्हारा। थोड़ा सा मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो। हाँ सर आ रही है यस सर, आ रही है सर। ये सर और दिक्कत है कि कैमरा से दिखने में प्रॉब्लम आएगा तुम लोग को, फिर भी कोशिश करते हैं। हम तुम लोग को बताएंगे कर्व केबल हो, जो भी केबल है वो कर्व फॉर्म में है, ठीक है। मेरा वाला जो मोबाइल वाला वर्जन है जो लॉगिन किया हुआ है उसको मेन स्क्रीन पे कर लेना। मम्मी मम्मी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है सर। ये सर एक यस सर। ग्लास मंगाए हैं रखने के लिए, इसको थोड़ा हिलते रहता है ना। देखो ये बीम है जनरली कंक्रीट का, अब इसमें हमको प्री स्ट्रेसिंग करना है। ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हम जो केबल देंगे, केबल इस शेप में भी हम लोग देते हैं, जनरली कर्व ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के चलते नेट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कितना हमको, अब इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। जो प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस यहाँ पे जितना भी पास्कल का लगाएंगे, है ना, मान लो कि 100 पास्कल मेगा पास्कल का है, यहाँ भी 100 मेगा पास्कल होगा, ठीक है। हाँ सर। ये जो 100 मेगा पास्कल है, तो ये कहीं ना कहीं कंक्रीट को बेंड करेगा ऊपर की तरफ, करेगा ना। यस सर। हाँ सर वो बेंड करेगा। करेगा, तो इसके चलते इसका हम लोग निकालेंगे टोटल, जो भी इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नेट हम लोग निकालेंगे, नेट कितना यहाँ पे आएगा दोनों का। इसका भी मेथड होता है, यहाँ पे एंगल देखेंगे कि एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, डिस्टेंस क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे टोटल नेट हम लोग देखते हैं कितना रिजल्टेंट यहाँ पे हमारा आ रहा है। मान लो 50 आ रहा है, एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल लोड लगाएंगे उसके हिसाब से ये काउंटर बैलेंस करेगा। यदि एक्सटर्नल लोड यहाँ पे लगाते हैं तो उसके हिसाब से ये काउंटर बैलेंस करेगा, यदि यहाँ पे लगाते हैं तो इसके हिसाब से हमको कैलकुलेट फिर से करना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म होता है, ऐसा नहीं कि सिंपली समझाने के लिए तुम लोग को हम बताए हैं ये वाला। इसका फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है ना। इसका एक अलग से लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट आता है, देखना, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
हल्का फुल्का देख लेना, ज्यादा समय मत देना इस पर, इसलिए कि अभी सिलेबस में है नहीं। तो बीटेक लेवल में पढ़ना है इसको थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा ठीक इस है सर। हिसाब से केबल, मान लो केबल जो है ये इस शेप में भी केबल हो सकता है कि ऐसे हुआ, ऐसे गया और ऐसे निकल गया, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये केबल इस शेप में भी होता है, ठीक है, इस शेप में भी केबल होता है। यहाँ पे लोड, यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो ये केबल के शेप पे डिपेंड करेगा, नेट अपवर्ड जो भी फोर्स होगा, नेट अपवर्ड फोर्स, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है उस पर हम लोग देखेंगे क्या है, कितना न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, जो भी कितना कितना मेथड्स है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या उसका तरीका है, प्री टेंशनिंग का, पोस्ट टेंशनिंग का, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रिकॉशन। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, ये तो सर बोलो बताएं बोलो। कि हॉरिजेंटल स्लैब है तो सर इसमें केबल का इस तरह का पोजीशन बताएं। बट सर कर्व रहेगा स्लैब तो उसमें सर पोजीशन कैसे होगा केबल का? केबल का पोजीशन जैसे कि अभी सर बताए ना कि ऐसे इस तरह का ट्रेपेजॉइडल, बट उस हाँ जब रहेगा कर्व स्लैब रहेगा, बीम कर्व रहेगा, जैसे कि अभी जस्ट इमेज दिखाए थे हाँ ना सर अनुज, अगर हाँ उस तरह हाँ के हाँ। रहेगा तो केबल का पोजीशन कैसे रहेगा? तो उसका भी केबल का पोजीशन अकॉर्डिंग टू द बीम के लेंथ के हिसाब से रहेगा। यदि केबल ही यदि वो एलिमेंट ही हमारा कर्व है तो केबल को भी हमको कर्व रखना पड़ेगा। कर्व नहीं रखेंगे तो वो जो भी टेंडेंस है वो बाहर निकल जाएगा। जो भी यस न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे हमको रखना ही होगा, चाहे वो स्ट्रक्चर किसी भी शेप का हो। कर्व शेप का रहेगा तो कर्व शेप में न्यूट्रल एक्सिस आएगा तुम्हारा, तो कर्व शेप में तुम्हारा टेंडेंस भी रहेगा, तो कर्व शेप में टेंडेंस रहेगा तो स्ट्रेस भी उसी में रहेगा। सर, तो उस टाइम में सर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने में जैसे कि प्री टेंशनिंग हो रहा है प्रॉब्लम ना, हाँ तो उसमें सर दिक्कत थोड़ा सा नहीं होगा? दिक्कत होगा। तो उसका अलग अलग ठीक मेथड्स है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही मेथड से हम लोग कर देते हैं, उसका भी तरीका अलग होगा करने का, प्री स्ट्रेसिंग ठीक है सर, उसको बताइए ना सर, हाँ बताइए ना। उसका अलग अलग मेथड्स हो सकता है करने का। वहां पे जैसे अब तुमको ये बताए हम, देखो ये जो बताया हमने ये कर्व होगा, है ना। तो कर्व करने के लिए क्या यस है, सर। ऐसे थोड़ी ना हम कर्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि ये इनिशियली जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा, इसको कर्व करने के लिए यहाँ पे एक हमने वायर लगा खींच दिया, ऐसे खींच दिया, छोटा छोटा लगा खींच दिया, बाद में इस वायर को कट कर देंगे छोटा छोटा वायर। उसी तरह इसको करना होगा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये वायर इनिशियली हॉरिजॉन्टल होगा, इसको हमको हाफ ट्रेपेजॉइडल शेप में लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा करके छोटा सा वायर खींच के छोड़ देंगे, यहाँ पे ला करके खींच के छोड़ देंगे, और जैसे ही वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा कंक्रीट, फिर इसको हम रिलीज कर देंगे यहाँ से काट करके। पोस्ट टेंशनिंग में तो ये सब नहीं आएगा सर, उसमें तो पोस्ट टेंशनिंग डक्टिंग में वैसा प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे है, सर। हाँ पोस्ट टेंशनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्री टेंशनिंग में प्रॉब्लम। ठीक है सर, क्लियर है। बोलो। और किसी को डाउट है? अटेंडेंस ले लें। सर अभी बताएं कि प्री टेंशनिंग करेंगे तो उसमें स्मॉल स्पान के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और लार्ज स्पान स्मॉल, के लिए हाँ बोलो। पोस्ट टेंशनिंग करेंगे। तो सर हाँ ब्रिज वगैरह बनता है आजकल, जो ब्रिज बनता है तो सर अगर हम पोस्ट टेंशनिंग का यूज करते हैं तो वर्किंग स्पीड तो स्लो नहीं हो जाएगा सर? क्यों हो जाएगा स्लो? अगर कैसे हो जाएगा, नहीं कैसे हो जाएगा स्लो बताओ। अगर सर साइड पर बनाते हैं। साइड पे नहीं, जो कंक्रीट का कास्टिंग होता है वो पहले से किया हुआ है, अच्छा, वो ठीक है। सब किया हमको हुआ। सिर्फ, यस। हाँ सिर्फ और सिर्फ हमको स्ट्रेस डेवलप जो होता है वो साइड पे करना है, या फिर फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा करके हम अच्छा। ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ठीक। स्ट्रेसिंग वर्क जो होता है वो बाद में होता है, अच्छा अच्छा, कास्टिंग यानी हम करके स्ट्रेसिंग रख होता दिए। है पोस्ट कंक्रीट होती साइट पर होता है ना सर? साइड पर भी होता है, साइड पर ही नहीं बोल रहे हैं,
साइट पर भी होता है। अच्छा अच्छा। फैक्ट्री में बस भी कर सकते हैं और साइट पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन इसका सर डिफिकल्टी सर मेन इसका ट्रांसपोर्टेशन में ही है सर। देखते हैं कि सर ब्रिज के लिए सर 18 चक्का 22 चक्का वाला ट्रैक सर लेकर के हाँ आता है, हाँ वही हाँ, सर दिक्कत है। लेकिन फास्ट फैब्रिकेशन के लिए ये हेल्पफुल है। यदि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लोग को लगता है ना, जिसका डेली का यही काम है किसी कंपनी का, तो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये। एक्चुअली इसलिए हम लोग एडॉप्ट करते हैं कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है। यदि हम साइट पे कास्टिंग करवाएं कन्वेंशनल मेथड से तो उसका स्ट्रेंथ पे थोड़ा डाउट होगा, लेकिन वही फैक्ट्री मेड रहेगा तो बेटर क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, क्यूरिंग पीरियड सही रहेगा उसका, है ना, हर डायमेंशन सही शेप में होगा, मेंटेन रखेगा। साइट पे मेंटेन कर पाना मुश्किल काम, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर चोरी कर ले या कर ले, लेकिन फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम बहुत कम मिलता है। क्यूरिंग सही ढंग से किया हुआ रहता है, जो कंक्रीट का एनवायरनमेंट है उसको सही दिया जाता है, साइट पे नहीं दे सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको यूज करते हैं। इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। साइट पे यदि हम लोग इसको करें, प्री कास्टिंग ये सब करें तो ज्यादा लॉस हो सकता है इन टर्म ऑफ, मान लो कि जो भी लेबर या फिर वर्कर वहां काम करता है स्किल्ड नहीं हो, इससे परिचित नहीं हो, तो खतरा होने का चांस ज्यादा है। बोलो, ऐसा नहीं हो गया है ना, कंपोनेंट का प्री फैब्रिकेशन हो कि पहले से हमने कास्टिंग कर लिया और उसको वहां जाकर के लगा दिए, है ना। आजकल ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है, धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। हम लोग के यहाँ भी पहले नहीं था उतना प्री कास्टिंग वाला, धीरे धीरे सारा हमको लगता है कि अब जितना भी रेलवे स्लीपर्स है वो सारा प्री स्टेस्ट होता है, नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट लोडिंग ज्यादा है ना, ड्यूरेबिलिटी वहां ज्यादा चाहिए। और शायद सर अभी जो पोल लगा रहा है मेरे मतलब होम टाउन में घर के आसपास, तो सारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ही लगा रहा है। लगा रहा है प्री स्टेस्ट। हाँ प्री ये स्टेस्ट देखो, मतलब पोल लाया तो लगाने से मैंने फायदा फैक्चर क्या है, लाया था। प्री स्टेस्ट पोल लगाने से फायदा क्या है कि हमको उसका डायमेंशन ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, कम डायमेंशन में, चूंकि डायमेंशन कम होगा उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसका वेट भी कम होगा, यदि वेट कम होगा तो उसका हैंडलिंग चार्ज कम होगा, है ना, इरेक्शन करने में आसानी होगी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, इसलिए प्री स्टेस्ट हम लोग पोल, इलेक्ट्रिक पोल यूज कर रहे हैं आजकल। और एक और चीज है कि जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स है वो हमारे घर के आसपास ही लगता है। यदि वो फेल कर जाए और उस पे हाई वोल्टेज का वायर क्रॉस करता है, यदि वो टूटे तो सिर्फ टूटने से जो लॉस होगा, किसी पर गिर गया या मकान पे गिरा वो तो अलग है, लेकिन यदि वो वायर टूट के गिर गया तो बहुत ही खतरनाक होगा, है ना। इसलिए हम लोग प्री स्ट्रेस्ड पोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल। डबल फायदा है, एक की वायर को भी सेफ रखेगा, दूसरा खुद का सेफ्टी उसका ज्यादा रहेगा तो खुद टूटेगा नहीं, तो चार्जेस भी कम रहेगा। हैंडलिंग चार्जेस कम रहेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगा। सर वो जो मतलब आयरन का जो पोल बना हुआ रहता है उसमें देखते हैं कि सर मतलब बीच बीच में पूरा कभी कभी झुक जाता है कुछ कारण से, और प्री स्टेंड में तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ऐसे आयरन पोल में क्या रहता है, सर कभी कभी देखते हैं कि किसी वजह से पूरा झुक गया है, मतलब बीच से ही टेढ़ा हो गया है, ओ और ऐसा तो मतलब उसमें नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक पोल इसमें कंक्रीट वाला में नहीं देखोगे, झुकने वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। भले उसमें तो क्वालिटी जो भी मैन्युफैक्चर किया है इंडस्ट्री, उसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं रखा हो तो अलग बात है, वो खराब होगा ही होगा। कोई भी चीज का, ब्रिज है, रोड है ना, या फिर बिल्डिंग है, यदि सही से उसमें मटेरियल सही क्वांटिटी में नहीं डालोगे, है ना,
सही से उसका देख रेख नहीं करो, क्यूरिंग नहीं करोगे, तो अपना सही से स्ट्रेंथ कैसे देगा वो। जहां भी फेल हो रहा है, वो कंक्रीट नहीं फेल किया है, बल्कि वहां पे कहीं ना कहीं मटेरियल में कमी किया गया है। जितना प्रोपोर्शन में डालना चाहिए वो नहीं डाला गया, क्यूरिंग सही ढंग से नहीं किया गया है, या फिर सही ढंग से उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में उसका क्रैक उसमें डेवलप कर गया है। यस नेचुरल चीज है ना, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करें तो उसमें अपने से डिफेक्ट थोड़ी ना आएगा। हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि प्रोपोर्शन हम सही रखें आईएस कोड के हिसाब से, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट थोड़ा सा प्लस माइनस देगा, ज्यादा नहीं देगा। जनरली जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं आजकल, वो ओवर सेफ मान के करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा लेकर के चलते हैं। तो उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे भी फेल करे स्ट्रक्चर कोई, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मटेरियल में कमी है, या तो खराब मटेरियल लगा है, या फिर मटेरियल अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, बोलो, अब ढेर देर तक बैठाओ नहीं हमको।